Good morning, students. Welcome again to our second class of 7 ages of man. Yesterday, as we had just learned 3 ages of man, first one was infant, second one was schoolboy, and third one was lover. Again, after this short review, we move on to the poem. First, a short briefing. The first age was of infant, मासूम बच्चा. क्या बताया था? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, जो रोता है और उल्टी करता है इन नर्सिस आर्म, एक दाई माँ के हाथों में. देन द विनिंग स्कूल बॉय, एक ऐसा स्कूल जाने वाला लड़का जो स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता है. ये कैसे पता चलता है? बिकॉज ही इज क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक घोंघा जो होता है उसके जैसे बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है. देन ही मूव्स ऑन हिज नेक्स्ट एज एंड ही बिकम्स अ लवर, वो एक प्रेमी बनता है. लेकिन एक प्रेमी, अब फेल लवर जिसको बोलेंगे, शाइंग लाइक अ फर्नेस, जो भट्टी के समान आहें भर रहा है. कल भी बताया था मैंने व्हाट इज शाइंग लाइक अ फर्नेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भट्टी गर्म होती है वैसे वो और तपती जाती है, उसकी क्षमता गर्म करने की, पिघलाने की बढ़ जाती है. तो अंदर ही अंदर वो बहुत घुट रहा है एंड ही इज़ वेरी सैड. और क्या करता है? ही राइट्स बैलेड्स. बैलेड्स का मतलब होता है दुख भरे गीत. वो दुख भरे गीत लिखता है. एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. उसकी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रो, बोहे के ऊपर नहीं लिख रहा है. अगेन अंडरस्टैंडिंग दिस कि वो उसकी सुंदरता के ऊपर लिख रहा है. आईब्रो यहाँ पर एक रिलेट किया गया है बिकॉज इफ एनीबडी हैज एनी सपोज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, तो उसका फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट कम्स ऑन हिज आईब्रो. तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि वो उससे नाराज है. देन नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट एज एंड दैट वन इज द फोर्थ एज. वो है सोल्जर की. सैनिक कैसा होता है? एक सैनिक की क्वालिटी क्या होती है? फर्स्ट होती है हिज फिजिकल फिट, बराबर. एंड सेकंड, ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है. इसका मतलब ये नहीं कोई झगड़ालू है, इसका मतलब कि वो कभी भी मोर्चे पे ऑन द फ्रंट ही नेवर बैक्स अप, वो कभी पीछे नहीं हटता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, अजीब व गरीब शपथ, कस्में खा रखी है. कस्में खा रखी है मातृभूमि के लिए, कस्में खा रखी है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए. एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, हमेशा चौकन्ना होता है. सैनिक कैसा होता है? मुस्तैद होता है. इज क्विक इन क्वारल, हमेशा लड़ने के लिए तत्पर होता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. नाउ कम्स अ वर्ड बबल. व्हाट इज बबल? बुलबुला, साबुन का बुलबुला. उसकी कितनी देर होती है उम्र? कुछ देर. जैसे ही बबुला बनता है और कुछ देर में बबल जो है वो फट जाता है. तो जो सैनिक होते हैं जब वो किसी युद्ध में प्रदर्शन करते हैं, इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे किसी मैच में कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसके प्रदर्शन को उस मैच तक याद रखा जाता है, अगले मैच में उसको वापस शुरू से प्रदर्शित करना होता है. और सैनिक के साथ में भी विद द सोल्जर द केस इज द सेम. व्हाट हैपेंस दैट दे ऑल सीक फॉर दैट रेपुटेशन. वो चाहते हैं कि सभी इस युद्ध में मुझे याद रखें, लेकिन उस रेपुटेशन की आयु कितनी होती है? कुछ देर के लिए. बिकॉज इन द नेक्स्ट वॉर, अगली लड़ाई में, अगली बैटल में, ही हैज टू स्टार्ट विथ हिज अगेन न्यू zeal एंड हिज ब्रेवरी, अपने उस जोश और बहादुरी से वापस लड़ना होता है. सो द फोर्थ एज इज ऑफ सोल्जर. एंड नाउ यहां पे कुछ क्वालिटीज बता रखी है. एक वर्ड आया है एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड. नाउ दिस PARD पार्ड इज अ एनिमल, लेपर्ड, चीता बोलते हैं ना जिसको, वो चीते के समान है. और यहाँ पे देखिए आप बियर्डेड, अगर आपने देखा होगा चीते कि यहाँ पर एक छोटी सी दाढ़ी जैसा होता है ना, तो उसको यहाँ पर एक रिप्रेजेंट किया गया है दैट ही इज क्विक एज अ लेपर्ड. देन अब उस बहादुरी के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज ब्रेवरी, व्हाट इज रेडी टू डू इवन इन द कैनन्स माउथ, वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार है. इट मीन्स दैट ही इज रेडी टू फेस अ कैनन, एक तोप का भी सामना करने को तैयार है. ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वो अपने मरने से नहीं डरता है. एंड देन द जस्टिस, दिस इज द फिफ्थ एज. अब वो बन जाता है न्यायाधीश, जज बन जाता है. और वो क्या करता है? विथ आईज सिवियर, अब उसकी आंखें जो है वो गंभीर हो गई है, बिकॉज नाउ ही इज बिकम मैच्योर. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, पहले जो उसकी दाढ़ी जो थी बहती हुई फ्री फ्लोइंग, अब वो फॉर्मल कट में परिवर्तित हो गई है. फुल ऑफ वाइज सॉज, और उसके पास में इतनी सारी कहावतें हैं किसी भी प्रकरण के लिए, किसी भी मुकदमे के लिए, कि लोगों को वो कहावतों से वो समझा सकता है. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस,
कहावतें होती है भूतकाल से जुड़ी हुई, और मॉडर्न इंस्टेंस आज के वाक्य, यानी कि वो आज की इस दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी वो भली भांति परिचित है. इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड इज हिम, एंड सो व्हेन ही इज गिविंग जस्टिस, जब वो न्याय कर रहा होता है वो इन दोनों चीज़ों का उपयोग करता है, ऑफ द सोज कहावतों का, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस आज के ज़माने की घटनाओं का. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना पार्ट निभाता है. सी नाउ द ग्राफ दैट अ मैन लिव्स इन हिज एज स्टार्ट्स लाइक दिस. अभी तक यहाँ तक आ गए हम यहाँ पे. फर्स्ट वन वॉज इन्फेंट, सेकेंड वॉज स्कूल बॉय, थर्ड वॉज लवर, फोर्थ वन वॉज soldier, and fifth one was justice, means judge. Now from here he retires. अब वो रिटायर हो गया है. अब क्या कह रहे देखिए, and so he plays his part. The sixth age shift. Now it comes of shifting. आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि जो काम करते हैं, मुस्तैद होते हैं, चुस्त होते हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, अपने रहन सहन पे ध्यान देते हैं, अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं वो सुस्त हो जाते हैं. दाढ़ी बढ़ रही है, हर कोई कपड़े पहन लिए. अच्छा, साथ में जैसे वो बूढ़े होते हैं वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो वो जो कपड़े पहले उनको बराबर फिट बैठते थे अब वो ढीले हो गए हैं. सो यहाँ पे आगे दिए द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन, कमज़ोर एंड स्लीपर्ड पैंटलून. पतलून जो वो उतर उतर के जा रही है क्योंकि अब उसका शरीर उतर गया है. विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, यहाँ पर चश्मे लगे हुए क्योंकि हिज आई साइट हैज बिकम वीक, आंखें कमजोर हो गई है. एंड पाउच ऑन साइड, पेट जो है वो लटक गया उसका, इसलिए उसको पाउच बोलते हैं. हिज यूथफुल होज, होज का मतलब होता है मोजे. देखिए आपके जो मोजे होते हैं ना, एक तो पहले से दे आर इलास्टिक, और वो धीरे धीरे जैसे पुराने होते हैं ना ढीले हो जाते हैं. ऊपर से इसका शरीर कमजोर पड़ गया, इसकी वजह से क्या हो गया है, अब जो देखिए हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, जिसको उसने अच्छे से बचा करके रखे थे, अ वर्ल्ड टू वाइड, अब उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है. उन मोजों में पैर डालता है लेकिन पैर ढीले पड़ते हैं, मोजे ढीले पड़ते हैं. फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके पतले पड़े हुए, श्रंक का मतलब सिकड़े हुए, उस पैरों के लिए उसके मोजे जो है वो बहुत बड़े. एंड हिज बिग मैनली वॉइस, पहले जो सैनिक था, पहले वो जज था, उसकी आवाज़ में रौब था, गर्जना थी, आवाज़ भारी जो थी उसकी, बड़ी रौबदार आवाज़ थी. बट आफ्टर ही बिकम ओल्ड, बूढ़ा होने के साथ उसकी आवाज़ जो है वो अब पतली पड़ गई है, अब वो गर्जना नहीं रही, वो भारीपन नहीं रहा. टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, क्योंकि अब ओल्ड एज में आ गया, उसके एक दो कोई दांत दो तीन टूट गए हैं. सो वेन एवर इट ट्राइज टू स्पीक, उसकी आवाज़ में से सीटियाँ बजती है, उसको ट्रेबल बोलते हैं, आवाज़ पतली हो गई है. एंड विशल्स इन द साउंड, इसीलिए उसकी आवाज़ में सीटियाँ आती है. लास्ट सीन ऑफ ऑल, और अब वी कम टू द लास्ट वन. लास्ट सीन किसको बोलेंगे, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो उस इतनी इवेंटफुल, कितना घटनाक्रम था. शुरू करते हैं एज ए इन्फेंट, स्कूल बॉय, सोल्जर, लवर, सोल्जर, जज एंड देन रिटायर्ड. इतना घटना जिंदगी, वो कितना कुछ देखा उसने. अब वो ये इवेंटफुल हिस्ट्री, इतना बड़ा इतिहास अब खत्म होने को आया है. इन इज सेकंड चाइल्डिशनेस, अब वो दूसरे बचपन की तरफ बढ़ रहा है. ऐसा कहते हैं कि बचपन और 55 की उम्र एक समान होती है, इसीलिए ये उसका लास्ट स्टेज है. मियरली ऑब्लिवन, केवल एक उसके मस्तिष्क पर, स्मृति पटल पर केवल कुछ यादें रह गई है. अक्सर आपने सुना होगा अपने दादा दादी को या उनको कहते हुए कि वो क्या करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में, क्योंकि अब उनके पास केवल उनकी यादें ही रह गई है ना. कभी आपने ऐसा सुना होगा कि कोई दादाजी कहते हैं कि इस पेड़ पे तो हम ऐसे चढ़ जाते थे, अभी वो नहीं चढ़ सकते क्योंकि अब उनकी विस्मृति बन गई है. दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सेंस टीथ, बिना दांत के, बच्चे के दांत नहीं होते लेकिन बूढ़ों के भी दांत नहीं होते. सेंस आईज, अब उनकी आंखें भी नहीं, आंखें कमजोर हो गई है. सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, और इन सब चीज़ों के रहित उनका जीवन जो है वो अंत की तरफ बढ़ जाता है. इन अवर नेक्स्ट क्लास में इन सारी एजेस के बारे में आपको डिटेल में और इलेबरेट करूंगा, सो दैट यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ओके, थैंक यू. Good morning student. So today's topic is cashless transaction, नकद विहीन लेन देन. आज मैंने खुद भी अपना वीडियो देखा जो रोज़ आप लोग देखते हो, तो मुझे लगा कि शायद हिंदी वर्ड्स यूज़ कम हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है. ग्रुप में एटलीस्ट आपको ये पूछना चाहिए कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया, या आप स्लो बोलो, या ये वर्ड्स आपने एक्सप्लेन नहीं किए हिंदी में, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है, पता नहीं कब तक पढ़ना है, तब तक आपको सब कुछ समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है.
जो भी आपकी क्वेरीज है, मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट्सएप पे आपको पूछना है, लेकिन कुछ बच्चे ही पूछ रहे हैं, आप लोग पूछ नहीं रहे हो। हिंदी मीडियम में से एक लड़की पूछ रही है, इंग्लिश मीडियम में से किसी को कोई क्वेरी नहीं, सब बहुत होशियार है, सबको समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो आपकी कुछ तो क्वेरीज होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, नकद विहीन लेन देन लेसन है, लास्ट लेसन है अपना 25वां लेसन। ये लेसन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये पूरी किताब में एक ऐसा लेसन है जो किसी से रिलेट नहीं करता, प्योर थ्योरिकल लेसन है और डायग्राम में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए मैंने ये लेसन लिया है। बहुत छोटा है, एग्ज़ाम में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लर्न करने में भी बहुत ईजी है, समझने में भी बहुत ईजी है। अब ये आप पर है कि आपको इसको कैसे समझना है, ठीक है। जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, एक काम आप लोगों को करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आपको अपनी किताब खोल के बैठना है। जो लेसन मैं बोलूँगी वो आप निकाल के रखो, उसमें आप वर्ड चेक करो। जैसे मैं इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को वो अपनी बुक खोल के बैठना है और देखना है कि इसको मैम हिंदी में क्या बोल रहे हैं और उसको समझना है। आप ढूंढते ही रहते हो कि ये तो कुछ है ही नहीं हमारी बुक में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप सुस्ती बैठे रहो, घर पे रह रहे कि बहुत सुस्त हो गए, आप लोगों ने मिलाया नहीं कि आपका टॉपिक क्या है, तो अपना टॉपिक उसके साथ में खोल के रखना है। तो अपना लेसन है नकद विहीन लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि बिना पैसों के लेन देन। बिना पैसों के लेन देन मतलब आपको, हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी परचेज़ करते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कॉमन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपने इंडिया की करेंसी है रुपीज़, तो हम रुपीज़ कैरी करते हैं, नोट्स कैरी करते हैं, है ना। कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब है बिना कैश के, बिना कैश के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ टू हो चुके हो आप लोग, क्योंकि इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए। कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब आपको नोट, नकदी का इस्तेमाल नहीं करना है। डायरेक्टली आप जैसे पेटीएम है या ऐसे जो भी ऐप्स हैं उनके थ्रू आप नकद विहीन लेन देन कर सकते हो, बिना कैश के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसे ट्रांजैक्शन में ऐसे तो बहुत सारे लाभ है जो हम इस मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली एक एडवांटेजेस और पता चला है कोरोना की वजह से। वो एडवांटेज ये है कि जब हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम पैसों को छूते ही नहीं हैं। तो अगर, क्योंकि पैसे तो आपको पता ही है सबके कांटेक्ट में आते हैं, एक से दूसरे के पास ट्रैवल करती ही रहती है मनी, तो हम उसे टच ही नहीं करते, है ना, तो हम एक तरह से उससे बच जाते हैं। जैसे बहुत सारे जगहों पे अभी अभी कोरोना टेस्टिंग में पता चला कि कैशियर जो हैं उनको हो गया है कोरोना, तो उसका रीज़न यही है कि नोट्स से वो कोरोना उन तक पहुंच गया, और उन्होंने भी जिन जिन को दिए होंगे, जिन जिन ने लिए होंगे नोट्स वगैरह, उनसे उन तक भी वो कैरी हो जाता है। इसलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक और फ़ायदा हमको पता चला इस लॉकडाउन में कि हम कोरोना या ऐसी कोई भी बीमारी जो ऐसी तरह इस फास्ट तरीके से फैलती है, नोट्स या कागज़ के थ्रू भी फैलती है, उससे भी हम बच सकते हैं, ठीक है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि बिना नोट्स, बिना चिल्लर या जो भी कैरी किए बिना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मीडियम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक ड्राफ्ट। हिंदी मीडियम आपको भी ध्यान देना है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। तो बैंक ड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है कि हम जैसे कि हम चेक देते हैं ना, चेक तो आपको पता ही है, अपने अकाउंट से हम चेक देते हैं, इतने का चेक दे दिया और वो चेक ले जाके वो क्लियर करता है ना, और हमारे अकाउंट से डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। सेम बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे बैंक में तो बैंक टू बैंक हो जाता, ठीक है, चेक के थ्रू भी होता है। बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है या ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि ये करंट अकाउंट वालों को ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का वो बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा का पैसा वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहती है, ठीक है। तो ये बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी यही है। जैसे कि हम बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, जब गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं ना, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह, तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू ही जो है
हम पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं। दूसरा है पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आपको पता ही, आप अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी लॉट्स ऑफ साइट्स हैं, शायद मुझे भी नहीं पता होगी। तो ऐसी साइट्स पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी के थ्रू हम अपनी चीज़ें भी परचेज़ करते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग है। थर्ड है पेमेंट थ्रू स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड है। जैसे होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जब पेमेंट करना होता है तो हम स्वाइप मशीन का यूज़ करते हैं और अपने जो भी पिन्स होते हैं उसमें डालकर और जो मनी है वो डाल के वहाँ पे स्वाइप कर देते हैं। जैसे कि सलूमर में भी वो कोऑपरेटिव स्टोर है, वहाँ पे भी स्वाइप मशीन है। बहुत सारी जगह स्वाइप मशीन होती है, कुछ मेडिकल स्टोर पे भी स्वाइप मशीन होती है। तो स्वाइप मशीन भी जो है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन का ही एक मीडियम है। अगला है पेमेंट थ्रू एटीएम मशीन। एटीएम आप लोग सब जानते हैं, एटीएम जो है ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। एटीएम कार्ड हम एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारा बैलेंस भी देख सकते हैं। तो एटीएम जो है वो भी एक इंटरनेट बैंकिंग की तरह ही है, मतलब एक कैशलेस ट्रांजैक्शन का अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो मीडियम है वो एटीएम है इंडिया में। पेमेंट थ्रू मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप्स जैसे मैंने बताया पेटीएम वगैरह, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिनके थ्रू लोग पैसे जो है वो ट्रांजैक्ट करते हैं। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोरोना वाला जो पीरियड है, अभी भी जो रनिंग पीरियड है, इसमें आप लोगों ने इससे सबसे ज़्यादा काम लिया होगा, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन ही हमारा एक ज़रिया था कि हम घर पे बैठे रहें और हमारा सामान आ जाए, हमें वहाँ जाना ना पड़े और पेमेंट भी हो जाए। तो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन अभी सबसे बड़ी नीड थी हमारी। तो कुछ ऐप है जैसे कि भीम ऐप। भीम ऐप जो है, जैसे कि मैंने बोला पेटीएम है, ऐसे ऐप है, वैसे एक भीम ऐप है जो गवर्नमेंट का खुद का ऐप है। गवर्नमेंट ने खुद ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। भीम ऐप जो है इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा गया है, जो एक कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए काम में आता है। तो अगर हम जैसे दूसरे ऐप पे बिलीव नहीं करते कि भाई ये पेटीएम जो है सुनने में आया कि चाइना का है या यहाँ का है, तो हम उन ऐप पे बिलीव नहीं करते, तो भीम ऐप जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सर्टिफाइड ऐप है, हमारे इंडिया का ऐप है और इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसको इंट्रोड्यूस करने का भी यही रीज़न था प्राइम मिनिस्टर का कि हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, उसको काम में लें। हमें कई बार लगता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से ऐसे ना हो कि हमें कोई बड़ा लॉस हो जाए, हमारी कोई पैसे कोई ट्रांसफ़र कर ले, कोई धोखाधड़ी हो जाए। तो इसके लिए भीम ऐप इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारे इंडिया का ऐप होगा तो हम लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे, ज़्यादा सेफ़ होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक रहेगी, तो इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो सारे लोग जो दूसरे ऐप पे बिलीव नहीं करते हैं बाहर के ऐप पे, तो वो इंडिया का ये जो बेसिक ऐप है भीम ऐप है, इसके थ्रू हम हमारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर एक और टेक्निक है USSD टेक्निक। इसमें जो है हमें *99 और हैश जो है वो टाइप करके फिर अपना पिन कोड आता है, फिर पिन लेकर, इस तरह से एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये USSD टेक्निक भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक कैशलेस ट्रांजैक्शन का मीडियम है। उसके बाद है माइक्रो ATMs। देखो ATMs तो हमें पता ही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है, जो बड़ी ATM होती है, ATMs रूम होते हैं, वहाँ पे ATM मशीन लगाई जाती है। मिनी ATMs भी होते हैं जिन्हें माइक्रो ATMs बोला जाता है, वहाँ पे भी कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वो मशीन क्या होती है, हम कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऐड में देखा होगा, ऐड आती है उसमें सब्जी वाले भी एक मशीन यूज़ कर रहे हैं, स्वाइप मशीन है या ATM मशीन है, मतलब ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे एड्स बनाए जाते हैं। वैसे ही माइक्रो ATMs भी हम कैरी कर सकते हैं। तो ये छोटा ATM होता है।
उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन। यूटिलिटी ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन का मतलब है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मतलब इससे होने वाले फ़ायदे। कैशलेस ट्रांजैक्शन से क्या फ़ायदे होते हैं? तो पहला है वेल्थ एंड टाइम सेविंग। देखो हमारा पैसा बचता है। अब अगर हमें किसी पेमेंट करने जाना है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। हो सकता है हमें अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो पेट्रोल जलाना है, मतलब वहाँ तक पहुँचना है, पैसे तो खर्च ही हो रहे हैं। दूसरा हमारा टाइम भी जा रहा है, टाइम निकाल के उस आदमी तक जाना पड़ता है परचेज़ करने के लिए, स्टोर में जाना पड़ता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, सपोज़ हमें बहुत जल्दी से कुछ परचेज़ करना है किसी फंक्शन के लिए या कहीं बाहर हमें जाना है टूर पे और हमें बहुत जल्दी परचेज़ करना है, तो सिंपल सी बात है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये जो ऐप्स मैंने अभी बताए थे, कुछ ऐप्स होते हैं जहाँ से हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं या हमारा पेमेंट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। ख़रीदने के लिए तो पैसे लगते ही हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए हमारी मेन डेस्टिनेशन तक, तो हमारे वहाँ पे भी पैसे खर्च होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन से दोनों की सेविंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, धन और समय दोनों की बचत होती है नकद विहीन लेन देन में। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम कीपिंग मनी इन कैश। पैसे को कैश में रखना मतलब कैश कैरी करना भी एक तरह का डर की बात रहती है कि हमें कैश संभालना पड़ता है। अगर ज़्यादा हमारे पास कैश में पैसे हैं तो हमें उन्हें कैरी करना पड़ता है अपने साथ, और हमें डर लगा रहता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं मिस ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा डर रहता है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन से ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमें इसे कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे नकद विहीन लेन देन के एडवांटेजेस। आगे भी कुछ एडवांटेजेस हैं जो इस तरह से हैं। थर्ड है रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ बैंक। बैंक पे कोई प्रेशर नहीं जाएगा, मतलब बैंक का काम ही कम हो जाएगा। लोग वहाँ पैसे निकालने नहीं जा रहे या जमा करवाने नहीं जा रहे, सब ऑनलाइन कर रहे हैं ऐप्स के थ्रू, तो बैंक पे भी जो लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के एडवांटेजेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक अकाउंट बनेगा या दो अकाउंट बनेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से। कब एक अकाउंट बनेगा और कब दो अकाउंट बनेंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड अपनाने के लिए, यानी कि पार्टनर्स कौन सा मेथड अपनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साझेदार पूंजी खाते कितनी विधियों से बना सकते हैं। साझेदारों के पूंजी खाता रखने की दो विधियां हैं, एक स्थिर पूंजी खाता विधि और एक परिवर्तनशील खाता विधि। यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यानी फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। अब देखते हैं ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड क्या है। अगर साझेदार चाहते हैं कि उनके व्यवसाय के ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं उनका इफेक्ट उनकी पूंजी पर पड़े, तो इसके लिए वो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, उनका सीधे पूंजी खाते के अंदर व्यवहार होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारा पूंजी खाता एक अलग से ही बना रहे और जो भी व्यवसाय के ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो भी व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, वो हमारे किसी और खाते में हो, तो इसके लिए वो बनाते हैं साझेदारों का चालू खाता यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाता बनाने की दो विधियां हैं। पहली खाता विधि का नाम है स्थिर पूंजी खाता विधि।
और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। यानी कि साझेदारों के जो खाते मेंटेन करने की विधियां हैं, यानी कि मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक मेथड ही यूज करेंगे। पहला है स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इसको परिवर्तनशील को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि को हम फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं और परिवर्तनशील को हम बोलते हैं फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। अब देखते हैं कि फिक्स में कितने अकाउंट्स बनेंगे और फ्लक्चुएट में कितने अकाउंट बनेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल, जिसमें कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि व्यवसाय के अंदर जितने भी कैपिटल के अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे किसी और अकाउंट में किए जाएंगे, और लेकिन कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो बनते हैं दो खाते बनेंगे, एक बनेगा यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, जिनको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा साझेदारों के पूंजी खाते, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि दोनों मेथड में दिख रहा है कि साझेदारों का पूंजी खाता इधर भी है और साझेदारों का पूंजी खाता इधर भी है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड में भी साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, और फिक्स कैपिटल मेथड यानी स्थिर पूंजी खाते में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों में समानता क्या है। तो दोनों में जो कॉमन चीज रहेगी, सबसे पहले व्यवसाय के अंदर जो पूंजी इन्वेस्ट की जाती है यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्टनर्स द्वारा, तो उसका लेखा यहाँ पे भी किया जाएगा और उसका लेखा यहाँ पे भी किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर साझेदारों ने कैपिटल विड्रॉ कर दी यानी कि कैपिटल निकाल लिए, उनकी जो पूंजी है उन्होंने निकाल ली है, तो इसका मतलब साझेदारों के पूंजी खाते में भी एंट्री होगी और साझेदारों के इस पूंजी खाते में भी एंट्री होगी। जब साझेदार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो जो प्रारंभिक पूंजी लगाई जाती है वो दोनों पूंजी खातों के अंदर आएगी। फिर उसके बाद अगर मान लो और एक्स्ट्रा पूंजी लगाती है, मान लो व्यवसाय में और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन दोनों खातों में आएगी। और उसके बाद अगर मान लो कोई साझेदार चाहता है कि नहीं मैं अपनी पूंजी थोड़ी निकाल लेता हूँ, तो विड्रॉ करने की जो एंट्री होगी वो भी इन दोनों खातों के अंदर होगी। ये तो हो गई इन दोनों में समानता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि व्यवसाय के बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे साझेदारों को पूंजी, वेतन, बोनस, कमीशन, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, लॉस, जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे, अब क्या होगा जब अपने पास दो अकाउंट है तो यहाँ पर सिर्फ पूंजी के अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन इस खाते के अंदर किए जाएंगे यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। जब अपने पास अगर एक ही खाता है, अगर ये मेथड यूज करें, अपने पास सिर्फ एक ही खाता है, तो इसके अलावा अपने पास कोई दूसरा खाता तो है नहीं। इसका मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब आपको इसी खाते के अंदर करने हैं। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की दो विधियां यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। अब दो मेथड कौन कौन से हैं? पहला स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। यानी कि पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। इन दोनों में से एक मेथड साझेदार अपनाते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। यदि साझेदार स्थिर पूंजी खाता विधि यूज करते हैं यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, तो उनको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा साझेदारों के चालू खाते यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
अगर साझेदार चाहते हैं कि नहीं हम फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करें यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज करें, तो उसके लिए उनको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी के ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे यानी कि सिर्फ कैपिटल के ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। उसके अलावा व्यवसाय के जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे साझेदारों के चालू खाते में किए जाएंगे जो साझेदारों से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो इसमें पूंजी और पूंजी के अतिरिक्त जो साझेदारों से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन किसमें किए जाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाता अगर आप परिवर्तनशील पूंजी विधि यानी कि फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि व्यवसाय का हर एक ट्रांजैक्शन जो साझेदारों से रिलेटेड है, अगर वो हर एक ट्रांजैक्शन होगा तो साझेदारों के पूंजी खाता हर एक ट्रांजैक्शन पर चेंज होगा। क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन हर एक व्यवहार पर चेंज होगा। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते हैं, कौन सा, स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो व्यवसाय में सिर्फ साझेदारों के पूंजी के अतिरिक्त जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे आप किसमें मेंटेन करते हो, साझेदारों के चालू खाते में। यानी कि पूंजी के अतिरिक्त ही सारे व्यवहार इसके अंदर किए जाएंगे। इसमें सिर्फ पूंजी संबंधी व्यवहार किए जाएंगे यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल विड्रॉ करना। यानी कि व्यवसाय के हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पूंजी को लगाना और पूंजी को निकालने के अतिरिक्त। यानी कि व्यवसाय के हर एक ट्रांजैक्शन का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यानी कि इनका बैलेंस जब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप पूंजी या तो निकालो नहीं या लगाओ नहीं, यानी कि इंट्रोड्यूस करना और विड्रॉ करना, इसके अतिरिक्त इनमें बैलेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि। और इसका बैलेंस हर एक ट्रांजैक्शन से चेंज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, जिसके अंदर बनाया जाता है साझेदारों का पूंजी खाता। तो चलिए एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते को दो भागों में बांट रखा है, एक स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। जो एक नंबर है उसको हमने दो भागों में बांट रखा है और जो दो नंबर है उसको एक नंबर में बांट रखा है, मतलब एक ही भाग में बांट रखा है। तो देखते हैं कि एक को दो भागों में बांटा है, जिनका नाम क्या है, पहला साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरे साझेदारों के चालू खाते। अब जो यहाँ पर एक आ रहा है वही एक यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन रहेगा। साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से अकाउंट बनाए जाएंगे तो आपको पता है कितने अकाउंट बनाने हैं, एक। अगर कहें कि फिक्स कैपिटल मेथड से आपको अकाउंट बनाने हैं तो कितने बनाने हैं, दो। ठीक है, अब आते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट, इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट बनाने से पहले एक चीज नोट कर लेते हैं कि जितने भी साझेदार हैं फर्म में उन सब के अकाउंट बनाए जाएंगे। फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं उन सब के अकाउंट बनाए जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम कि उन सबको कंबाइन कर लेंगे टाइम बचाने के लिए और पेज बचाने के लिए। क्या करेंगे, उन सबके अकाउंट कंबाइन कर लेंगे। अब कंबाइन कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम यूज करते हैं स्थिर पूंजी खाता विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे। नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते। अब देखते हैं इसमें अगर फर्म में मान लो एक साझेदार, एक सबका इंडिविजुअल बनाना है आपको, यानी कि सबका अलग अलग बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम का बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ उस साझेदार का नाम आ जाएगा। जैसे राम का बनाना है तो राम्स कैपिटल अकाउंट, फिर श्याम का बनाना है तो ऐसा ही फॉर्मेट अलग से वापस बनाना पड़ेगा, श्याम कैपिटल अकाउंट। लेकिन टाइम बचाने के लिए और पेज बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं यानी कि मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन खींच लेते हैं, तो ये दो साझेदारों के खाते बन गए। यहाँ पर सपोज ए का नाम आ गया और यहाँ बी का, यहाँ पर ए का और यहाँ बी का, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ए के कॉलम में तो ए के कॉलम में, बी के कॉलम में और बी के कॉलम में।
अगर आप पहली बार व्यवसाय स्टार्ट करते हैं यानी कि बिजनेस पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो व्यवसाय में पैसा लगाओगे, तो पैसा लगाएंगे तो साझेदारों की पूंजी कहलाएगा। जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक में डाल के पैसा स्टार्ट करोगे तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिख करके, और ए ने कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, वो अमाउंट इनके कॉलम में लिख देंगे। अगर व्यवसाय पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंट्री कौन से नंबर पे होगी, नंबर 1 पे होगी, और किस साइड में होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में होगी, डीआर साइड में एंट्री नहीं होगी। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि जिन ट्रांजैक्शन से साझेदारों के पूंजी खाते में वृद्धि होती हो वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके होने से साझेदारों के पूंजी खाते में कमी होती हो उनको डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर साझेदार पैसे व्यवसाय में लगा रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीमेंट यानी वृद्धि होगी, इसलिए हमने इनको क्रेडिट साइड में लिख रखा है। फिर उसके बाद व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा है, मान लो और पैसे की जरूरत पड़ गई, साझेदारों ने और पैसे लगाए, तो उसकी एंट्री किस साइड करेंगे, वेरी गुड, सीआर साइड में। किस नाम से करेंगे, बाय कैश या बैंक के नाम से एंट्री करेंगे। जो साझेदार पैसा देगा सिर्फ उसी के कॉलम में एंट्री करेंगे, जो नहीं देगा उसके कॉलम में आपको एंट्री नहीं करनी। मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ ए ने दिया तो ए के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे और बी के डैश कर देंगे क्योंकि बी ने पैसा नहीं दिया। तो इस तरह से साझेदार जितनी बार भी व्यवसाय को पैसा एक्स्ट्रा देते हैं या कैपिटल के रूप में, तो यहाँ पर बाय कैश या बाय बैंक के नाम से लिख करके उनके कॉलम में लिखते रहेंगे। सपोज मान लो अगली बार बी ने पैसा दिया है, बाय कैश या बाय बैंक लिख करके बी के कॉलम में लिख देंगे पैसा, ए के कॉलम में नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पैसा लगाने के वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे। किस नाम से लिखे जाएंगे, बाय कैश या बाय बैंक के नाम से। अब देखते हैं डीआर साइड में एंट्री कौन सी होगी, जो सीआर के अपोजिट होगी। यानी कि सीआर में आपने क्या किया था, सीआर में आपने पैसे लगाए थे तो इसका मतलब यहाँ से पैसे निकालोगे, तो यहाँ निकालने की एंट्री क्या करेंगे, अगर पैसे निकालते हो कैश में तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, अगर कोई साझेदार बैंक से पैसा निकाल लेगा तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, यानी कि कैश या बैंक से लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे विड्रॉ ऑफ कैपिटल फॉर परमानेंट, यानी कि परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट निकाल रहे हैं वो अमाउंट इनके कॉलम में लिख देंगे। अगर जो साझेदार निकालता है उसके कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, जो साझेदार नहीं निकाल रहा है उसके डैश कर देंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से साझेदार पैसे लगाते हैं तो सीआर साइड में एंट्री करेंगे, और अगर निकाल देते हैं तो डीआर साइड में एंट्री करेंगे। अब आता है पूंजी खाते का अंतिम चरण, यानी कि बैलेंस निकालना, शेष निकालना। तो क्या होता है कि जब साझेदारों ने पैसे लगाए हैं, जितना इंट्रोड्यूस किया है वो सारा सीआर साइड में होता है, सीआर साइड में टोटल कर लेनी है आपको साझेदारों की। फिर आपको क्या करना है, डीआर साइड में वही टोटल लिख देनी है। फिर देखना है कि उनमें से कितना पैसा निकाल दिया, जो बचेगा बैलेंस वो टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। किस नाम से लिखा जाएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से। एक बार वापस देखिए, साझेदारों ने जितना भी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है सीआर साइड में किया होगा, तो सीआर साइड की आपको टोटल पहले करनी है। सीआर की जितनी टोटल होती है उसमें से उन्होंने कितना विड्रॉ कर दिया वो माइनस कर देना है, यानी कि उन्होंने जो पैसा निकाल दिया। और कोई भी साझेदार जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता। अगर एक 100 रुपए व्यवसाय में लगा रहा है, मान लो 100 रुपए लगाए तो उसमें से उसने 10 रुपए निकाल दिए, 20 रुपए निकाल दिए, 100 के 100 तो नहीं निकालेगा। इसका मतलब बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है, मान लो 80 रुपए, तो वो टू बैलेंस सीडी यानी कि 80 रुपए के नाम से लिखा जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपए टोटल हो रहा है पूरे फर्म का, उसमें से उन्होंने 20 रुपए निकाल दिए तो कितना बचेगा, 80 रुपए। आगे सवाल करेंगे उनमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कि पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, और उसके बाद बचने वाला बैलेंस। अब काम क्या होगा, अभी तक यहाँ पर अपने को सिर्फ 3 तरह के स्टेप दिखे हैं, एक पैसा लगाने की, दूसरा पैसा निकालने की, और एक बैलेंस बचने की। लेकिन अगर यही फर्म कंटिन्यू आगे दूसरे साल चलेगी, दूसरे साल यही बचा हुआ बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर जब जाएगा तो इसी तरह का अकाउंट फिर बनाना पड़ेगा। और यहीं पर जो आपने टू कैश और बैंक लिख रखा है, इस जगह क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा। तो इस खाते के अंदर 4 तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस,
जो पिछले साल का होगा। फिर उसके बाद कैश या बैंक एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद परमानेंट कैपिटल विड्रॉ यानी कि कैश और बैंक से पैसा निकाल लिया। और आता है बैलेंस सीडी यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 4 तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का जो बैलेंस है, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि और पैसा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद पैसा निकालने की एंट्री जो डीआर साइड के अंदर की जाएगी और लास्ट में बचा हुआ बैलेंस यानी कि बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा।